आज के वीडियो में माइकोराइजा को चित्र और उदाहरण से ही समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझा देते हैं कि माइकोराइजा क्या है। तो कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। मतलब जो कवक है ये उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है, यानी कि कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। कवक का मतलब होता है फंजाई या फंगस, जिसे हिंदी में फफूंदी भी कहते हैं। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। और उच्च पादप का क्या मतलब है? तो उच्च पादप का अर्थ है संवहनी पौधे, अर्थात वैस्कुलर प्लांट। देखिए पौधे जो हैं ये दो प्रकार के, निम्न श्रेणी वाले पौधे और उच्च श्रेणी वाले पौधे। जो निम्न श्रेणी वाले पौधे हैं ये असंवहनी पौधे होते हैं। असंवहनी पौधे यानी नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, जिसमें शैवाल है, ब्रायोफाइटा के पौधे हैं आदि आते हैं। जबकि जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, उच्च श्रेणी के पौधों को संवहनी पौधे कहा जाता है या वैस्कुलर प्लांट कहते हैं, जिसमें टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म आदि पौधे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि निम्न पौधे क्या हैं और उच्च पौधे क्या हैं। तो इस प्रकार से कवक और उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों के बीच पारस्परिक संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। जैसे ये पाइनस का पौधा है, एक ये पाइनस का पेड़ है और ये वाली इसकी जड़ें हैं। तो इसकी जड़ों में फंगस लग गया है या कवक लग गया है, तभी तो इसमें फंगल लिखा हुआ है, यानी फंगस लगा है या कवक लग गया है। लेकिन ये कवक या फंजाई इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई भी नुकसान नहीं करता है, बल्कि ये पौधे को लाभ ही देता है और बदले में पौधा इनको रहने और जीने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो इसी संबंध को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे माइकोराइजा की परिभाषा या माइकोराइजा क्या होती है कि कवक व उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी जीवन को माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में फंक ने किया था। जो माइकोराइजा शब्द है, इस शब्द का प्रयोग फंक ने सन 1885 में किया था। और कोई भी कवक अनेक पादपों तथा एक पादप अनेक कवकों के साथ यह संबंध बना सकता है। कोई भी कवक है तो जो कवक है वो कई पादपों के साथ संबंध बना सकता है, और एक जो पादप होता है वो अनेक कवकों के साथ यह संबंध बना सकता है। आपको बता दें कि जो कवक होता है, इसमें जो लगता है कवक, ये कवक मृदा से जल, खनिज व नाइट्रोजन का अवशोषण करके इस पेड़ को देता है, इस पौधे को देता है। क्या क्या? जल है, खनिज लवण है, नाइट्रोजन है, इनका मृदा से अवशोषण कर लेता है, मिट्टी से अवशोषित कर लेता है इनको, और जड़ों को देता है। तो जड़ें पूरे पेड़ को देती हैं। बदले में ये जो पेड़ है ये शर्करा और आश्रय देता है, यानी किसको? तो फंगस को या कवक को देता है शर्करा और आश्रय, ग्लूकोज और रहने के लिए स्थान। तो जड़ के भीतर कवक केवल एक सीमित क्षेत्र में रहता है और इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। कवक जो होता है ये वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले और प्रति सूक्ष्म जैविक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या क्या करता है? वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले प्रति सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण भी करता है, प्रति सूक्ष्म पदार्थों का। इसी रहने के स्थान पर जो कवक रहता है, इसके रहने के स्थान पर माइकोराइजा को दो भागों बांटा गया है। यह कह लीजिए कि माइकोराइजा दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा किसे कहते हैं? जब कवक जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में स्थित होता है। जो कवक है, जो फंगस है, ये जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में स्थित है, तो इसे एक्टोमाइकोराइजा कहा जाता है। और जब यह जड़ के अंदर प्रविष्ट होकर वृद्धि करता है तो इसे एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। मतलब अगर जड़ के चारों ओर मेटल के रूप में स्थित है तो एक्टोमाइकोराइजा, जड़ के अंदर घुसकर वृद्धि कर रहा है तो एंडोमाइकोराइजा कहलाता है।
यहीं पर बता दें कि अधिपादप जो आर्किड होता है, यह आर्किड तथा पादपों के जड़ों के बीच संबंध बीज के अंकुरण के साथ स्थापित करता है और एक आर्किड माइकोराइजा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मतलब जब बीज अंकुरित होने लगता है तभी स्थापित कर लेता है, और एक आर्किड जो होता है वो माइकोराइजा के बिना जीवित नहीं रह पाता है, और माइकोराइजा के बिना पाइन व बर्च पौधे बौने रह जाते हैं। अगर माइकोराइजा नहीं है तो क्या है कि जो पाइन है, बर्च है, ये पौधे बौने रह जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं माइकोराइजल संबंध से लाभ क्या होता है। यानी ये दोनों जो कवक और उच्च पादप का संबंध है आपस में, इनके संबंध से क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है खनिज अवशोषण। कवक तंतु मृदा के काफी बड़े क्षेत्र में खनिजों का अवशोषण करते हैं। मैंने बताया था कि जो कवक तंतु होते हैं खनिजों का अवशोषण कर लेते हैं और अवशोषण करके पेड़ को देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि कवक तंतु मृदा के काफी बड़े क्षेत्र से, जो मिट्टी है उसके दूर तक, यानी काफी बड़े क्षेत्र से खनिजों का अवशोषण करते हैं और इन्हें जड़ों को पहुंचाते रहते हैं। अवशोषण करते हैं, जड़ों को पहुंचाते रहते हैं। अब इनसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनका अवशोषण 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। चूंकि ये कवक आ गया है तो क्या करता है, इनका अवशोषण 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। किसका? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि का अवशोषण। फिर अगला है जल अवशोषण में वृद्धि। तो कवक के साथ संबंध होने से जड़ों को अधिक जल उपलब्ध हो जाता है। अगर कवक का संबंध है पेड़ से तो जल भी अधिक मिल जाता है। फिर अगला है वृद्धि वर्धन, यानी कि कवक वर्धन का प्रोत्साहन करने वाले हार्मोन उत्पन्न करता है। जो कवक होता है ये वर्धन माने बढ़ने वाले, जो बढ़ने वाले हार्मोन होते हैं, पेड़ को बढ़ाने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको प्रोत्साहित करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन करता है या हार्मोन्स उत्पन्न करता है। और कवक की अनुपस्थिति पर पाइनस व बेटुला बौने रह जाते हैं। अगर कवक नहीं है तो पाइनस भी बौना हो जाता है और बेटुला भी बौना रह जाता है। अन्य पोषक तत्वों के होने पर भी इनमें वृद्धि नहीं होती है। अन्य पोषक तत्व होंगे तभी भी वृद्धि नहीं होगी अगर कवक नहीं है, अगर फंगस उसमें नहीं लगा है। फिर अगला है कार्बनिक अवशेषों से खनिजों की मुक्ति। तो कवक तंतु कार्बनिक अवशेषों का विघटन करके उनके खनिज पदार्थों को मृदा में मुक्त कर देते हैं। जो कार्बनिक अवशेष रह जाते हैं ये कवक क्या करते हैं कि उनका भी विघटन कर देते हैं और विघटन करके उनका जो खनिज होता है उस खनिज पदार्थ को मृदा में मुक्त कर देते हैं, मृदा में छोड़ देते हैं और जड़ों द्वारा पुनः वो अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से उसका भी उपयोग हो जाता है। फिर अगला है प्रतिजैविक पदार्थ। तो कवक जड़ों को परजीवी कवकों तथा हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। जो कवक है, ये जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, इनको परजीवी कवकों और हानिकारक बैक्टीरिया के प्रभाव से बचाता है। मतलब जो परजीवी कवक आता है उस पर लगने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको भी नहीं आने देता है और हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नहीं आने देता है। इस प्रकार से प्रतिजैविक पदार्थ का निर्माण एक तरह से करता है। फिर अगला है प्रतिकूल पर्यावरण। तो माइकोराइजा खनिज अपूर्ण मृदा एवं प्रतिकूल ताप में पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। प्रतिकूल पर्यावरण से हेल्प करता है कह लीजिए। चलिए अब इसके कार्यों को समझ लेते हैं। हालांकि कार्य आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कार्य आप अलग से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि माइकोराइजा पौधों के द्वारा जल के अंतर्ग्रहण की क्रिया दर को बढ़ाते हुए उन्हें सूखे की परिस्थिति में प्रतिरोधी बनाते हैं। इस कारण इन्हें प्राकृतिक जैव उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। यानी माइकोराइजा को प्राकृतिक जैव उर्वरक के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट बी नोटेड। और साथ ही साथ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। तो एक तो प्राकृतिक जैव उर्वरक का काम करते हैं और दूसरा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा भी करते हैं। तो ये दो कार्य सीधे सीधे इनके हो जाएंगे। इस प्रकार से आज मैंने आपको माइकोराइजा को अच्छी तरह से समझाया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।